जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके विद तरुण। आज की वीडियो में हम समानता का अधिकार के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आर्टिकल 14 से 18 के बीच में दिया गया है। देखिए, ये जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके हर एक बिंदु से आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको देखने मिल जाएगा। देखिए, आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 इन सभी आर्टिकल को देखेंगे, साथ में इन सभी से जुड़े जुड़े हर एक पॉइंट को भी समझेंगे कि जैसे ईडब्ल्यूएस जो आरक्षण दिया गया था, किस आर्टिकल के थ्रू जो है ये आपको जो है ईडब्ल्यूएस का आरक्षण दिया गया था। हर एक बिंदु पे चर्चा करेंगे ताकि आपको हर एक तरीके से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी जो है आर्टिकल 14 से 18 के बीच में दिया गया है। देखिए, इससे पहले जो वीडियो हम बनाए हुए थे उसमें मौलिक अधिकार के हर बिंदु पे चर्चा किए हुए थे, और आर्टिकल 12 और 13 भी समझाए हुए थे विस्तार से। आप उसे जाके जरूर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से। देखिए, आज के वीडियो में आर्टिकल 14 को समझेंगे। जो समानता का अधिकार, पहला आर्टिकल, आर्टिकल 14 को। आर्टिकल 14 में आप लोग जानते ही होंगे कि ये जो है विधि के समक्ष समानता के बारे में बताता है। द इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब विधि के समक्ष जो है समानता आर्टिकल 14 में दिया गया है। आर्टिकल 14 के जो है दो प्रावधान है, विधि के समक्ष समानता और विधियों के समक्ष संरक्षण। विधि के समक्ष समानता, ये जो है आपका ब्रिटेन से लिया गया है, और विधियों के समक्ष संरक्षण ये जो अमेरिका से लिया गया है। एक बार पूछा गया था विधि के समक्ष जो है समानता जो है कहाँ से लिया गया है, तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। और विधि के समक्ष संरक्षण जो है यूएसए से लिया गया है। विधि के समक्ष समानता का क्या मतलब होता है? देखिए, विधि के समक्ष समानता का मतलब होता है, सबसे पहले यह सिद्धांत जो ब्रिटेन से लिया गया है, विधियां सभी के लिए जो है समान है, मतलब कानून जो है सभी के लिए समान है। यह जो है एवी डाइसी का जो है सिद्धांत एक है, ये एवी डाइसी इसी का सिद्धांत है। यह एक नकारात्मक सिद्धांत है। कौन? विधि के समक्ष समानता। और विधि के समक्ष संरक्षण जो है यह सिद्धांत जो है अमेरिका से लिया गया है। यह परिस्थितियों के अनुसार न्याय का सिद्धांत जो है देता है। यह सकारात्मक भेदभाव का सिद्धांत देता है, और यह धनात्मक सिद्धांत है विधि के समक्ष संरक्षण। अब जानते हैं कि विधि के समक्ष समानता जो है नकारात्मक सिद्धांत है, कैसे है उसको समझते हैं। देखिए, मौलिक अधिकार की संकल्पना एब्सोल्यूट यानी पूर्ण न होकर सहसंबंधित है। देखिए, आर्टिकल 14 में जो हम पढ़े थे, विधि के समक्ष समानता, सभी पे ये लागू नहीं होती है। हमारे भारत में ही आप देख लीजिएगा, विधि के समक्ष समानता नहीं होती है। जैसे है विधि के समक्ष समानता के अपवाद भी हैं, जैसे राष्ट्रपति और राज्यपाल जब ये कार्यकाल के दौरान जो है इस पे फौजदारी मामला दर्ज नहीं होता है। आर्टिकल 361 में जो है फौजदारी मामला के बारे में विस्तृत जानकारी दिया गया है। और राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों पे जो है दीवानी मामला भी दर्ज नहीं होता है जब उनके कार्यकाल के दौरान। इसकी भी चर्चा 361 में किया गया, नहीं दर्ज हो सकती है। तो आप देख रहे हैं कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान जब फौजदारी और दीवानी मामला दर्ज नहीं होती है। तो एक तो आप बोल रहे हैं आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समानता, दूसरा उसका अपवाद भी आप देख रहे हैं। ठीक है, तो कभी कभी पूछ लेता है विधि के समक्ष का समानता का अपवाद कौन है, तो आप इसमें आप टिक मार सकते हैं राष्ट्रपति और राज्यपाल में। देखिए, राष्ट्रपति और राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान कोई भी फौजदारी मामला नहीं चलाया जाता। और दीवानी मामले में 2 महीने का नोटिस देना आवश्यक है। पहले 2 महीना अगर नोटिस दिए तब उस पे दीवानी मामले चलाया जा सकता है। देखिए, ये सभी जो है आर्टिकल 361 में ये चीज़ कहा गया है, तो आप इसे जरूर ध्यान में रख सकते हैं। राष्ट्रपति और राज्यपाल के निर्णय के प्रति न्यायालय में जो है कोई जवाबदेही नहीं है। राष्ट्रपति और राज्यपाल कोई निर्णय देता है तो इसके प्रति कोई भी व्यक्ति न्यायालय नहीं जा सकता है। संसद के सदस्य संसद में कही गई किसी बात के लिए न्यायालय में जवाबदेही नहीं होगा। आर्टिकल 105 को आप पढ़िएगा। संसद, लोकसभा या राज्यसभा में जो है किसी भी तरीका का मारपीट या कुछ भी हो जाता है तो इसके लिए जो है न्यायालय इसका जवाबदेही नहीं होगा। ठीक है, फिर वहीं राज्य विधानमंडल के सदस्य विधानमंडल में कही गई किसी बात के लिए न्यायालय में जवाबदेही नहीं होगा। ये आर्टिकल 194 कहता है। राज्य विधानमंडल में जो है विधायक यदि किसी बात पे बहस कर लेते हैं एक दूसरे से, इसके लिए भी यह जो है न्यायालय जवाबदेही नहीं होगा। ये आर्टिकल 194 में इस चीज़ के बारे में जो है बताया गया है। देखिए, आर्टिकल 14 का जो है उल्लंघन होता है कहाँ पे, तो आर्टिकल 39 बी और आर्टिकल 39 सी को लागू करने के लिए
39B और 39C जो है ये आपकी नीति निर्देशक तत्व जो है लागू करने के लिए जो है इसका उल्लंघन किया जा सकता है। आर्टिकल 39B जो है भौतिक संसाधनों का वितरण पे, और आर्टिकल 39C जो है संसाधनों का अधिकारी केंद्रीकरण निषेध जो है करने पे आर्टिकल 14 का जो है उल्लंघन होता है। एक है वियना समझौता 1961, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए इसके तहत जो है कूटनीतिज्ञों को विशेष प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, जिसके तहत कूटनीतिज्ञों पर कानून या फौजदारी मामला दर्ज नहीं किया जा सकता है किसी देश में। आप इसको एक चीज़ से समझ सकते हैं, यदि कोई भी विदेश मंत्री या किसी देश के प्रधानमंत्री हमारे भारत में आते हैं, यहाँ पे किसी चीज़ पे कानून बना हुआ, जैसे बिहार हो गया, गुजरात हो गया, इस पे कानून बना हुआ है कि वह जो है यहाँ पे शराब पीना मना है, या मतलब कोई पीता हुआ दिखाई देता है तो उस पे जो है मुकदमा चलेगा। पर यदि कोई दूसरा देश के प्रधानमंत्री यहाँ पे आके यदि शराब पीते हैं, जैसे गुजरात में या बिहार में जाके शराब पीते हैं, या खुद लेके आते हैं वहाँ पे अपना होटल में रहते हैं, वहाँ शराब पीते हैं, तो वो सरकार उसको देखते हुए भी उसको उस पे किसी तरह का मामला नहीं चला सकता है। यही समझौता था वियना समझौता 1961। आप इसे जरूर समझ गए होंगे। देखिए आगे आर्टिकल 14 समझ गए। आइए अब आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 में क्या दिया गया है कि राज्य किसी नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान और मूल वंश के आधार पर जो है भेदभाव नहीं कर सकता है। देखिए क्या-क्या है, जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान और मूल वंश, इन 5 के आधार पे राज्य जो है किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता है। इसमें भाषा नहीं दिया गया है, तो इसे ज़रूर ध्यान में रखिएगा। वहीं पे ये आर्टिकल 15(1) में दिया गया है, और आर्टिकल 15(2) में क्या दिया गया है उसको देखिए। आर्टिकल 15(2) में जो है राज्य प्लस व्यक्ति किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान इनमें से किसी के आधार पर जो है भेदभाव नहीं करेगा। जैसे आप देख रहे हैं किसी दुकान में, इसको पहले देख लीजिए, दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान जो है वहाँ पे किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं कर सकता है। देखिए यहाँ पे जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। देखिए कोई भी SC ST कोई भी निम्न वर्ग के लोग किसी ये सभी स्थान पे जाते हैं, तो यदि उनके साथ भेदभाव होता है तो वह कानूनी अपराध है। इसके लिए एक कानून भी बनाया गया था, SC ST एक्ट 1989। उसके आधार पर यदि कोई भेदभाव करता है उनके साथ तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। दूसरा है पूर्णतः या अंशतः राजनिधि से पोषित, मतलब राजनीति के निधि से जो है ये चलाया गया है। कुआं, तालाबों और सार्वजनिक समागम के उपयोग में किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता। ऐसा करता है तो उस पर मुकदमा या कानूनी कार्रवाई होगी। देखिए आर्टिकल 15(2) देख लिए, 15(1) देख लिए, 15(2), 15(3) में क्या दिया गया है, जाति, धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान और मूल वंश के आधार पर आप तो भेदभाव नहीं कर सकते हैं, मगर इसका अपवाद देखने मिलता है। कहाँ पे, तो आइए इसको देखते हैं। देखिए इसका अपवाद भी है। अपवाद ये है कि राज्य जो है, आप तो एक तो कह रहे हैं जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान और मूल वंश के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, तो आप कहाँ पे ये दिखने मिलता है, तो राज्य में जो है महिला और बच्चों के लिए जो है विशेष प्रावधान कर सकता है। कैसे, देखिए मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 में सरकार खुद लाई थी, घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005, महिला आयोग का गठन 1990 में किया गया था। तो यहाँ पे आप जो सरकार जो है इसके अपवाद में कुछ चीज रखे, मतलब करते हैं। ये आर्टिकल 15(3) में दिया गया। आर्टिकल 15(4) में क्या दिया गया है उसको देखिए। आर्टिकल 15(4), आर्टिकल 15(4) को प्रथम संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से जोड़ा गया। तो प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम जो है आर्टिकल 15(4) जो जोड़ा गया था, जिसमें एक केस हुआ था चमकन दोराई राजन बनाम मद्रास राज्य 1951 में। देखिए मद्रास राज्य के सांप्रदायिक आदेश के खिलाफ 1951 में जो चमकन दोराई राजन ने सर्वोच्च न्यायालय में केस किया, जिसमें आर्टिकल 15(1) और आर्टिकल 29(a) के उल्लंघन का हवाला दिया और राज्य ने अनुच्छेद 46 का हवाला दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य के आरक्षण को गलत साबित किया। ये आर्टिकल 15(4) में दिया गया था। देखिए राज्य ने इसके विरुद्ध प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से आर्टिकल 15(4) को जोड़ा।
इसमें है आर्टिकल 15(4) में दिया गया है SC/ST सामाजिक यानी EBC और शैक्षणिक के रूप से पिछड़े लोगों के लिए जो आरक्षण का प्रावधान कर सकता है राज्य। ठीक है, ये आर्टिकल 15(4) दिया गया है। उसके बाद आर्टिकल देखिए इसी में जो है शैक्षणिक संस्थानों में भी जो है आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। ये जो आर्टिकल 15(4) है। आर्टिकल 15(5) में क्या दिया गया है, इसमें दिया गया 93वें संविधान संशोधन 2005 से जो है जोड़ा गया है। उच्च शैक्षणिक संस्थानों में जो है उच्च शैक्षणिक संस्थान जैसे IIT हो गया, IIM हो गया, IMS हो गया, इन सभी में जो है आरक्षण का प्रावधान किया गया है। किसको? SC और ST को सिर्फ। और आर्टिकल 15(6) में जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए संविधान के 103वें संविधान संशोधन 2019 के माध्यम से जोड़ा गया आर्टिकल 15(6) को। देखिए आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण का प्रावधान जो है यानी EWS को 10% आरक्षण दिया गया था, ये आर्टिकल जोड़ के। आर्टिकल 15 के सभी खंडों को देख लिया। अब आइए आर्टिकल 16 देखते हैं। आर्टिकल 16 में दिया गया है लोक नियोजन में समानता यानी इक्वलिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। लोक नियोजन में समानता आर्टिकल 16 में दिया गया है। और आर्टिकल 16 के 1 में इसके भी खंड है, आइए इसको भी एक एक करके देखते हैं। आर्टिकल 16(1) में जो है राज्य के अधीन किसी रोजगार में अवसर की समानता के बारे में जो है आर्टिकल 16(1) में दिया गया, जिसमें नियुक्ति या नियोजन ये दो पॉइंट रखा गया, जिसमें कहा गया राज्य सरकारी नौकरी में कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं करेगी। ठीक है। आर्टिकल 16(2) में जो है राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूल वंश, लिंग, जन्मस्थान, जाति, उद्भव और निवास के स्थान पर राज्य किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। कौन कौन सा? धर्म, मूल वंश, लिंग, जन्मस्थान, जाति, उद्भव और निवास, इन सभी के आधार पर राज्य जो है किसी के साथ जो है भेदभाव नहीं करेगी किसी भी सरकारी नौकरी में। फिर इसी में जो है आर्टिकल 16(3) में कुछ अपवाद है। अपवाद आर्टिकल 16(3) में दिया गया है। देखिए संसद विधि बनाकर निवास के स्थान पर भेदभाव कर सकता है। जैसे आप हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा और आंध्र प्रदेश में आप ये भेदभाव देखने मिल जाता है। आर्टिकल 371D में आंध्र प्रदेश के लोगों के लिए विशेष प्रावधान या निवास के आधार पर दिया गया है। किसमें? आर्टिकल 371D में। देखिए आर्टिकल 16(4) में क्या दिया गया है, राज्य पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए जिनका प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है विशेष प्रावधान कर सकता है। आर्टिकल 16(4) में ये चीज दिया गया है। अब देखते हैं आगे। देखिए आर्टिकल 340 में क्या कहा गया है। देखिए इसके तहत पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करता है राष्ट्रपति, जो कि पिछड़ी जाति के बारे में पहचान करता है। राष्ट्रपति ही जो है पिछड़ी जाति के बारे में प्रावधान करता है। इस पे भी काफ़ी केस हुआ है। केस क्या है? आर्टिकल 340। देखिए प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन काका कालेलकर आयोग ने किया था 1953 में। इसकी रिपोर्ट जो है 1955 में आई। 1955 में इस आयोग ने रिपोर्ट सौंपी और सरकार ने इसकी रिपोर्ट की जो है कोई संज्ञा या कोई ध्यान नहीं दिया। फिर दूसरा पिछड़ा आयोग बना BP मंडल आयोग। ये इसी की वजह से OBC को 27% आरक्षण मिला है। दूसरा जो है पिछड़ा वर्ग आयोग BP मंडल आयोग 1979 में बना था। इसकी रिपोर्ट 1980 में आई। कब? उस टाइम प्रधानमंत्री जो है मोरारजी देसाई थे। देखिए 1979 में BP मंडल का गठन किया था। इस आयोग ने 1980 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। तब तक जो है सरकार बदल चुकी थी। इस रिपोर्ट में 3743 जातियों को जो है पिछड़ा बताया था। और BP मंडल आयोग के रिपोर्ट को 1990 में BP सिंह की सरकार ने जो है लागू कर दिया और OBC को जो है 27% आरक्षण दिया गया। अब देखते हैं आगे। एक केस हुआ था इंदिरा साहनी वाद 1992, काफ़ी इम्पोर्टेंट केस था। इसमें जो है इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ केस में 9 जजों के बेंच बनी थी, जिसमें OBC आरक्षण को जो है वैध कहा, जनरल को जो है 10% आरक्षण को जो है अवैध घोषित कर दिया गया और प्रोन्नति में जो है OBC को जो है आरक्षण नहीं मिलेगा। क्रीमी लेयर को आरक्षण नहीं मिलेगा। 50% से अधिक आरक्षण नहीं मिलेगा। मतलब कि टोटल जो 50% ही आरक्षण का एक दायरा रखना चाहिए। ये इंदिरा साहनी वाद में 1992 में इस चीज़ के बारे में कहा गया था। और सरकार की क्या कदम थे
देखिए सरकार का कदम, क्रीमी लेयर, सरकार ने क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए 1993 में रामानंदन समिति का गठन किया। इसमें रामानंदन समिति ने कहा था क्रीमी लेयर के बारे में कि भारत तथा राज्य सरकार के ग्रुप ए और आर्मी या कर्नल और उससे बड़े रैंक के अधिकारी जो है सब क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं। सरकार ने इन्हें आरक्षण नहीं दिया। देखते हैं आगे अब। देखिए सरकार ने 76वें संविधान संशोधन 1994 के माध्यम से तमिलनाडु राज्यों को 69% के आरक्षण को जो है वैध कर दिया था। तो 69% तमिलनाडु के लोगों को 69% आरक्षण मिला हुआ है। वहीं बिहार में आप देख रहे हैं तो इसका आरक्षण का दायरा बढ़ा हुआ था, जो अभी जो है पटना हाई कोर्ट ने या सर्वोच्च न्यायालय ने जो है इसको निरस्त कर दिया था। तो उस पर केस चल ही रहा है, तो आगे इसको देखते हैं क्या निर्णय निकलती है, तो बाद में इसको देखेंगे। देखिए 21वां संविधान संशोधन 2000 में इसमें क्या हुआ था, इसमें क्या किया गया था, इसके माध्यम से सरकार ने बैकलॉग में 50% की सीमा के उल्लंघन के बारे में जो प्रावधान है। इसमें 100% आरक्षण है, जिसमें 30% आरक्षण दिया गया था और 20 और 10 इसको बढ़ा या घटा सकते हैं। इसमें टोटल आप देख रहे हैं कि 100 में 30 + 35 65% आरक्षण को जो है वैध माना था बैकलॉग के माध्यम से। देखिए इसमें जो है बैकलॉग माध्यम या इसके माध्यम सरकार ने आर्टिकल 16(4) भी जोड़ा गया इसके माध्यम से। उसके वर्तमान समय में पदोन्नति आरक्षण में प्रावधान है। देखिए पदोन्नति आरक्षण क्या होता है, यदि आप किसी पद पे चले गए, उस पद से आगे यदि आपको भेजा जाएगा तो इसमें कुछ आरक्षण दिया गया है। किसको? सिर्फ एससी और एसटी को, बाकी किसी को, ना ईडब्ल्यूएस को, ना ओबीसी को, ना जनरल को, किसी को और पदोन्नति का आरक्षण नहीं मिला है। देखिए एससी एसटी को जो 22.5% आरक्षण मिला है पदोन्नति आरक्षण के लिए, ठीक है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को इसे नहीं दिया गया है। देखिए इसी में हुआ था देवदासन बनम भारत सरकार वाद 1964, यही कैरी फॉरवर्ड आरक्षण नियम से संबंधित है। देखिए आगे, देखिए आर्टिकल 16(5) में क्या दिया गया है, राजकीय धार्मिक या सांप्रदायिक संस्थाओं के प्रबंधन के लिए किसी विशेष धर्म के व्यक्ति को वरीयता दे सकता है। जैसे मंदिर, मदरसा, चर्च, गुरुद्वारा एक्सेट्रा में राज्य विशेष धर्म को विशेष वरीयता दे सकता है। ये आर्टिकल 16(5) में कहा गया। आर्टिकल 16(6) में क्या कहा गया है उसको देखते हैं। देखिए इसको 103वें संविधान संशोधन 2019 के माध्यम से जोड़ा गया आर्टिकल 16(6) को। इसमें 124वां विधेयक के माध्यम से जो है ईडब्ल्यूएस को 10% का आरक्षण दिया गया। ईडब्ल्यूएस का मतलब होता है इकोनॉमिकली वीक, जो है ये होता है ईडब्ल्यूएस का फुल फॉर्म। वर्तमान समय में आरक्षण का क्या विधियां है भारत सरकार का, उसको देखते हैं। ओबीसी को जो है 27% आरक्षण मिला हुआ है, एससी को 15%, एसटी को 7.5%, ईडब्ल्यूएस को 10%। टोटल जोड़ते हैं तो 59.5% जो आरक्षण मिला हुआ है। वर्तमान समय में टोटल आरक्षण जो है 59.5% है। देखिए आगे, देखिए ईडब्ल्यूएस कौन होता है, जिनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख से अधिक न हो, 5 एकड़ से अधिक भूमि न हो, 1000 स्क्वायर फीट से कम आवास हो, ये सभी जो है ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आ जाते हैं। देखिए नोट, भारत के संविधान के आर्टिकल 334 के 70 वर्ष के लिए आरक्षण का प्रावधान था, परंतु सरकार ने इसे बार बार आगे बढ़ाया। वर्तमान में इसे 104वां संविधान संशोधन करके 25 जनवरी 2030 तक आरक्षण को बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो आरक्षण कब तक बढ़ गया है? 25 जनवरी 2030 तक जो है आरक्षण को जो है बढ़ा दिया गया है। देखिए कुछ स्थिति में आरक्षण सरकार देती है, जैसे लोकसभा में जो है एससी और एसटी को जो है आरक्षण दिया गया है आर्टिकल 330 के तहत। देखिए एससी को जो है 84 सीट आरक्षित किया गया है और एसटी के लिए 47 सीट आरक्षित किया गया है। तो ऐसा आप ध्यान में रखिएगा। अंग्ल भारतीय जो है आर्टिकल 331 में कुछ विशेष प्रावधान अंग्ल भारतीय के लिए किया गया है। राज्य विधानमंडल में जो है आर्टिकल 332 के तहत जो है कुछ विशेष प्रावधान जो है किया गया है। अंग्ल भारतीय विधानमंडल में जो आर्टिकल 373 के तहत आरक्षण की चर्चा किया गया है इन सभी के में आर्टिकल में। अब आर्टिकल 16 देख लिए, आर्टिकल 16 के सभी खंडों को भी देख लिया, उसको सही से समझ भी गए। अब आते हैं आर्टिकल 17।
जिसमें दिया है कि अपरिचिता का अंत या छुआछूत का अंत। आर्टिकल 17 में ये चीज़ दिया गया है। अपरिचिता को जो है अभी तक परिभाषित नहीं किया गया है संविधान में। इसको टाइम टाइम पे सर्वोच्च न्यायालय ने जो है परिभाषित किया है अपरिचिता यानी छुआछूत को। देखिए, भारत के संविधान में अपरिचिता परिभाषित नहीं किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने जय सिंह बनाम भारत संघ 1976 में एक केस आया था। इस वाद में अपरिचिता का अर्थ ऐतिहासिक बताया। महात्मा गांधी ने कहा अपरिचिता एक पाप है। भारतीय समाज में लंबे समय में अपरिचिता होती रही है, जैसे जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर। आर्टिकल 17 का जो है 2 प्रावधान है। एक अपरिचिता मना है, दूसरा अपरिचिता करने पर दंड का प्रावधान है। दंड का प्रावधान जो है राज करेगा। देखिए आगे, देखिए इसके लिए कानून भी आया था। राज्य ने अपरिचिता के लिए कानून भी बनाया है। अपरिचिता अपराध अधिनियम 1955 ये बनाया है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 में भी आया था। फिर SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम जो है 1989 ईस्वी में आया था। बाद में इसका संशोधन भी किया गया था 2018 और 2019 में। देखिए, अपरिचिता यदि कोई करता है तो उसको 2 वर्ष के लिए सजा दी जाती है। देखिए, अब आते हैं आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 जिसमें उपाधियों का अंत है। इस उपाधियों का अंत की सलाह जो है राजगोपालाचारी ने दिया था सलाह। राज किसी भी व्यक्ति को उपाधि प्रदान नहीं करेगा। सेना और शिक्षा को छोड़ के बाकी किसी में भी जो उपाधि का जो है प्रदान नहीं कर सकता है राज्य। जैसे डॉक्टर जो है उसको कर सकता है, जो PhD, डॉक्टर, MBBS, ठीक है, उनको यह उपाधि दी जाती है। देखिए, जैसे है स्वतंत्रता से पहले राय, वीर, बहादुर, राजा, नाइटहुड, लॉर्ड, सर की उपाधि दी जाती थी, अब नहीं दी जाएगी। 18(1) जिसमें है राज, सेना या विधा या शिक्षा के अलावा कोई उपाधि नहीं देगा। और आर्टिकल 18(2) में जो है भारत का कोई नागरिक कोई विदेशी राज्य से उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। मतलब भारत के नागरिक जो कोई विदेश से कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। यदि करेगा भी तो राष्ट्रपति को पहले अनुमति लेना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, आर्टिकल 3, आर्टिकल 18(3) कोई विदेशी जो राज्य के अधीन काम जो लाभ के पद पर हो और राष्ट्रपति की सहमति के बिना उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। ठीक है, और आर्टिकल 18(4) में क्या कहा गया है? देखिए, कोई व्यक्ति चाहे वह भारतीय हो या विदेशी राज्य के अधीन लाभ का पद धारण करता है, राष्ट्रपति की सहमति के बिना भेंट या उपाधि स्वीकार नहीं करेगा विदेश से। जैसे है पद्म पुरस्कार 1954 में शुरू किए गए थे। पद्म पुरस्कारों को उपाधि के अंतर्गत नहीं रखा गया है। ठीक है, तो देख लिए आर्टिकल 14 से 18 हर एक खंड को भी देख लिए और हर एक बिंदु पे भी देख लिए, ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना हो। तो आप इसको बार बार रिवीजन करते रहिएगा तो आपको रिकॉल होता रहेगा। आने वाली वीडियो में हम आपको स्वतंत्रता का अधिकार बताएंगे, जो आर्टिकल 19, 20, 21, 22 इन सभी आर्टिकलों को बताएंगे। इसके लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।